Hello guys, so the topic for this video would be mechanism of respiration, and in this video we'll be covering some of the very important topics, the topics which require understanding, and those topics we'll be discussing in detail about the intrapleural pressure, also called as the intrathoracic pressure. We'll be talking about the clinical aspects of it, then simple pneumothorax, tension pneumothorax, and the resting condition of the lungs. Then we'll be talking about the transmural pressures. Also we'll be talking about the intrapulmonary pressure, and the events which are occurring in inspiration and expiration, and most importantly we'll be talking about the compliance curve in this video. So in the next video you will also see about the ventilation, perfusion and so on. टॉपिक्स आते जाएंगे, बट इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं प्रेशर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेंटिलेशन, क्योंकि इस टॉपिक को समझने से काफी कुछ समझ आ जाएगा. सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेशर्स. द प्रेशर्स responsible, sorry for this, so we are talking about the pressures responsible for ventilation. so हमें तीन टाइप के प्रेशर देखने हैं. कौन से तीन टाइप के हैं? पहला हमें देखना है इंट्राप्लूरल प्रेशर. इंट्राप्लूरल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्राथोरेसिक. मैं बाद में लिखूंगी जब डिटेल में जाएंगे. इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज द प्लूरल प्रेशर ओनली, और ऑल्सो कॉल्ड एज द इसोफेजियल प्रेशर. ठीक है, क्योंकि जब हम इसे मेजर करते हैं तो इसोफेगस के अंदर हम कैथेटर डाल के उसे मेजर करते हैं. सेकेंड टाइप इज इंट्रा पल्मोनरी और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर. इंट्रा पल्मोनरी और इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर. ओके, एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रेशर इज द ट्रांसम्यूरल प्रेशर. ट्रांसम्यूरल प्रेशर. ठीक है, तो अब इन डिटेल चलते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्राप्लूरल प्रेशर के बारे में. सो यहीं पर मैं शुरू कर रही हूं. फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंट्राप्लूरल प्रेशर. इंट्राप्लूरल प्रेशर ऑल्सो इज कॉल्ड एज इंट्राथोरेसिक, इसोफेजियल, इंट्राथोरेसिक, इसोफेजियल एंड ऑल. ठीक है, अब मैं एक डायग्राम बना रही हूं. सो आई विल इरेज दिस. Wait a second, I'll make the diagram. Okay, so I have drawn the diagram. Now in this diagram, this part is the alveoli. ठीक है, तो ये alveoli है, मतलब alveoli का अंदर का section है. This part is your substance of the lung, or you can say the parenchyma of the lung. ठीक है, एंड जो ये ब्लैक से मैंने लेयर बनाई है ना, ये वाली, this layer, this is the visceral pleura. This is the visceral pleura. And you know very well that visceral pleura that is even extending. एक तो ये लंग के साथ adherent होती है, दूसरा लंग के अंदर भी जाती है, और लंग का जो पैरेन्काइमा उसे वेरियस ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स में डिवाइड करती है. मेरे कहने का मतलब ये है कि विस्ट्रल प्यूरा लंग से बिल्कुल एडहेरेंट होती है, कोई स्पेस नहीं होता दोनों के बीच में. ठीक है, जैसे पाया मैटर ब्रेन से एडहेरेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही. और जो बाहर की लेयर जो ब्राउन है, ये वाली जो ब्राउन है, दिस इज द पैराइटल प्यूरा. दिस इज द पैराइटल प्यूरा. Okay, now just like the dura mater that is not very adherent to the brain, है ना, गैप होता है बीच में, वैसे ही प्लूरा, पैराइटल प्यूरा और विस्ट्रल प्यूरा के बीच में गैप होता है. और ये कैविटी which I have highlighted in yellow color, that cavity is nothing but the pleural cavity. Okay, this cavity in between, this is the pleural cavity. Pleural cavity, and this is containing the pleural fluid. और pleural fluid जो है कितना होता है? Just 10 to 20 ml. अब इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं साथ साथ. सबसे पहले थ्योरी, फिर इसका लॉजिक समझते हैं. ये जो प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर एक नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर मेंटेन होता है. क्या होता है? नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर. अब इससे 3-4 क्वेश्चंस अराइज होते हैं. पहला क्वेश्चंस पहले बताती हूं, उसके बाद समझेंगे. पहला क्वेश्चन क्या है? इंट्राप्लूरल नेगेटिव प्रेशर का फायदा. दूसरा, क्यों नेगेटिव होता है? तीसरा, यूनिफॉर्मली नेगेटिव होता है या फिर ऐसे ही रहे. ठीक है, तो ये हम चीजें आंसर करेंगे.
तो पहली चीज देखते हैं नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर। तो आप अपने दोनों पाम्स को हैंड की प्रेस करो एंड यू फील दैट देयर इज अ सक्शन पुल, है ना, बीच में सक्शन क्रिएट होता है। व्हाई? बिकॉज द एयर दैट एस्केप्स आउट, उसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट होता है। यही नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। ये क्यों होता है? क्यों होता है, इसके दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है, प्लीज राइट इट डाउन, दैट द recoil of the lung that is towards inside and the chest recoil is towards outside। इसका मतलब क्या हुआ मैं बताती हूँ। पहले लिखो the direction of lung recoil and chest recoil are opposite। chest recoil are opposite। लंग रिकॉइल के ब्रैकेट में इज टुवर्ड्स इनसाइड और चेस्ट रिकॉइल के इज टुवर्ड्स आउटसाइड। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हुआ कि जो हमारी थोरैसिक कैविटी चेस्ट वॉल है ना, चेस्ट वॉल का साइज जो ये वाले साइज से बड़ा है, इसमें छोटा लग रहा है बट इससे एक्चुअली बड़ा है, और जो लंग का साइज है वो जो लंग इसके अंदर है उससे छोटा है। अब छोटे लंग और बड़े चेस्ट वॉल को हमने एक साथ बांधना है, तो जब बांधेंगे तो चेस्ट जो लंग है वो बाहर की साइड खींचेगा और जो चेस्ट वॉल है वो अंदर की साइड खींचेगा। प्लीज समझो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, सो नॉट टू रेक्टिफिकेशन नहीं करनी इसकी। ओके, रीजन अंडरस्टैंड करो। जो लंग है वो एक्चुअली में छोटा साइज है, मतलब मैं लंग को बाहर निकाल के रख दूं चेस्ट कैविटी के, जो रेस्टिंग वॉल्यूम ऑफ लंग है ना वो छोटी होगी, ठीक है, वो छोटी होगी। तो इसका मतलब जब लंग चेस्ट वॉल के अंदर है, इसका मतलब उस पर आउटवर्ड्स फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। लाइकवाइज जो चेस्ट वॉल है वो हमारी ओरिजिनल चेस्ट कैविटी जो है उससे बड़ी है, तो इसकी वजह से जब वो लंग के साथ अटैच्ड है तब उसके ऊपर इनवर्ड्स फोर्स लग रहे हैं। इज दिस मच क्लियर? तो आप ओरिजिनली आप समझ सकते हो कि उनकी नेचुरल टेंडेंसी क्या है। लंग की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो आउटवर्ड, लंग की नेचुरल टेंडेंसी कि वो इनवर्ड्स शिफ्ट हो, वो अपने ओरिजिनल साइज पे आना चाहेगा, और चेस्ट वॉल भी अपने ओरिजिनल साइज पे जाना चाहेगी, इसलिए आउटवर्ड। इसलिए जो चेस्ट का रिकॉल है दैट इज टुवर्ड्स आउटसाइड, जबकि जो लंग का रिकॉल है दैट इज टुवर्ड्स इनसाइड। तो मतलब विसरल प्लूरा, मैंने कहा लंग से एडेरेंट है तो अंदर जा रही है, और पैराइटल प्लूरा बाहर जाना चाह रही है, तो इन दोनों के बीच में एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिसकी वजह से नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है। यह है रीजन नंबर 1। नाउ व्हाट इज द रीजन नंबर 2? तो हमने देखा इस प्लूरल स्पेस, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड है, और ये प्लूरल फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? सो दिस सिक्रीशन ऑफ प्लूरल फ्लूइड इज फ्रॉम पैराइटल प्लूरा। प्लीज राइट इट डाउन दैट पैराइटल प्लूरा, दिस इज गोइंग टू सिक्रीट the pleural fluid and pleural fluid की वॉल्यूम कितनी है? 10 to 20 ml। और ये जो सिक्रीशन है ये किस प्रेशर से हो रही है? 9 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर के प्रेशर से हो रही है, ठीक है। एंड द एब्जॉर्प्शन, प्लूरा ऐसे अगर प्लूरल फ्लूइड बनता जाएगा और सिक्रीट वापस एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वहां तो प्लूरल कैविटी बड़ी होती जाएगी, है ना, तो हम वो नहीं चाहते। सो visceral pleura is having lymphatics and the absorption is maintained by the lymphatics in visceral pleura, and what is the pressure of the absorption? That is 10 centimeters of water। I'm repeating again, जो absorption होता है lymph से उसका pressure 10 centimeters of water है, जबकि जो सिक्रेट हो रहा है उसका प्रेशर सिर्फ 9 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन ज्यादा है सिक्रीशन से, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट रहेगा, तो हमारा पहला क्वेश्चन कि ये क्यों होता है नेगेटिव, ये हमें मिल गया, ठीक है। क्यों होता है, रीजन, सो दीज आर द रीजंस। सो फर्स्ट रीजन, डायरेक्शन ऑफ पुल इज अगेंस्ट, ऑपोजिट है चेस्ट और चेस्ट वॉल की और लंग की। सेकेंड रीजन इज, यू कैन राइट डाउन the pressure of absorption is greater than pressure of secretion, so this is the reason, ठीक है। अब सेकेंड रीजन, इसका एडवांटेज क्या है? तो हमें पता है नेगेटिव चीज अपने अंदर, एयर मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। लाइकवाइज नेगेटिव है तो ये क्या करेगा? एल्वियोलाई को खोल के रखेगा, नाउ दिस पॉइंट इज अगेन रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लिनिकली वैल्यू रखता है। जो न्यूमोथोरैक्स में इस पॉइंट का यूज देखेंगे तो याद रखो दैट इंट्राप्लूरल प्रेशर this keeps alveoli open, this keeps the alveoli open, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट
कैसे बना। अब मैंने कहा था थर्ड पॉइंट, क्या इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? तो हम देखेंगे इरेक्ट पोस्चर के अंदर क्या होता है। See, my drawing is not good in this, but please try to understand. इरेक्ट पोस्चर में क्या है, ग्रेविटी की वजह से प्लूरल फ्लूइड है जो वो नीचे आ जाएगी, ठीक है, डिपेंडेंट पार्ट में आ जाएगी, नीचे यहाँ पर आ जाएगी। यू नो दिस इज द कोस्टोडायफ्रेगमेटिक रीसेस, तो डिपेंडेंट पार्ट में यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी वजह से ऊपर और खाली हो गया है ना। ऊपर और खाली हो गया का मतलब ऊपर और नेगेटिव हो गया। So if I'm clearing this, please take the screenshot, okay? Yes. So हमने कहा कि अगर हम ये एक लाइन डालू मैं, this is your base and this is your apex, तो ग्रेविटी की वजह से जो प्लूरल फ्लूइड है वो नीचे आ रहे, इसकी वजह से एपेक्स में और खालीपन आ गया है ना। So that is because apex में और नेगेटिव हो गया। So intrapleural pressure is more negative at the apex. It is more negative at apex of lung, और कितना होता है -10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। कितना होता है -10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। और बेस पे कितना होगा, सॉरी दिस इज ऑफ मर्क्यूरी, ओके, और बेस पे कितना होगा -2.5 सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स, चेक करने दो, आई एम रियली सॉरी, -10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी एंड -2 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे हमें क्या पूछा जाता है, हमें ग्रेडियंट पूछा जाता है। तो ग्रेडियंट फ्रॉम बेस टू एपेक्स इज -2.5 -7.5 which makes it, sorry, -10 which makes it +7.5. This is the question which is gradient बताओ, ठीक है। हमने इसका ये एस्पेक्ट देख लिया। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट पे, जो कि अगेन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो क्लिनिकल एस्पेक्ट में पहला केस हमने देखना है द केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स, सिंपल न्यूमोथोरैक्स। सो वी हैव टू सी द केस ऑफ सिंपल न्यूमोथोरैक्स। सो हमने देखा कि जो लंग है ये हो गया विसरल प्लूरा, ये हो गया पैराइटल प्लूरा, इग्नोर द ड्राइंग प्लीज, बहुत हॉरिबल बना है, बट स्टिल यहाँ पर जो फ्लूइड है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर होता है, इसकी वजह से जो एल्वेओलाई पे पुल बना रहता है, ठीक है। सिंपल न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है, ये नेगेटिव प्रेशर ये हट जाता है, नेगेटिव प्रेशर, और इंस्टेड 0 इंट्राप्लूरल प्रेशर हो जाता है। सो स्टैब इंजरी हो सकता है, कुछ भी इंजरी हो सकता है, तो इस केस में इंट्राप्लूरल प्रेशर दैट बिकम्स इक्वल टू 0। इसकी वजह से क्या होता है, द एल्वेओलाई, द पुल ऑन एल्वेओलाई इज लॉस्ट, देयरफॉर देयर इज द कोलैप्स ऑफ लंग, देयर इज द कोलैप्स ऑफ लंग which is also called as atelectasis, lung collapse। इसकी वजह से क्या होगा, लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, लेकिन कितने कोलैप्स होंगे, 0 वॉल्यूम हो जाएगी, कुछ वॉल्यूम रहेगी या ज्यादा, तो कितनी वॉल्यूम रहेगी 500 ml which is called as minimum volume of the lung, this is called as minimum volume of lung। अब क्वेश्चन आता है कि 0 वॉल्यूम क्यों नहीं हुई, मतलब लंग कोलैप्स हुए, 0 वॉल्यूम क्यों नहीं हुई, 500 ml क्यों हुई, मिनिमम कुछ क्यों रही। सो द रीजन फॉर दिस इज कोलैप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, अब जो भी कंडक्टिंग पाथवे है, ब्रोंक्यूल्स दैट अकर्स प्रायर टू द कोलैप्स ऑफ एल्वेओलाई। सो यहाँ पर देखो, ये हमारे कंडक्टिंग जोन है ये, और ये हमारा एल्वेओलाई। जब ये कोलैप्स हो रहा होता है तब ये वाला क्लोजर, मतलब कंस्ट्रिक्शन पहले हो जाती है, आई एम मेकिंग इट हियर, ठीक है, ये ऐसे क्लोज हो जाते हैं और कुछ वॉल्यूम एल्वेओलाई में रह जाती है, ठीक है। सो द रीजन फॉर दिस इज कोलैप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स occurs before the collapse of alveoli, ठीक है, this is the reason। Second, this is simple pneumothorax. Second is tension pneumothorax. So the second clinical is tension pneumothorax. Tension pneumothorax में क्या होता है, इसमें भी आपको समझना पड़ेगा। I'm really sorry, ड्राइंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एल्वेओलाई, इसमें क्या होता है, लैसरेटेड लंग इंजरी होते हैं,
ठीक है, एक वॉल्व बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन इरेज करती हूँ मैं। सो यहाँ पर एक ऐसे वॉल्व जैसे ओपनिंग हो जाती है, एंड दिस इज योर पैराइटल प्यूरा। कहां पर? विसरल प्यूरा में। तो अब इसकी प्लीज समझो, समझना, ड्राइंग छोड़ो, सिर्फ कंसेंट्रेट ऑन दिस साइड। जब भी आप इंस्पायर करोगे, ठीक है, ऐसे जब भी आप इंस्पायर करोगे, उफ उफ, रियली सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, लेट मी रीड्रॉ। सो वेन एवर यू इंस्पायर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ लेसरेटेड इंजरी हुई है। मतलब जब भी आप इंस्पायर करोगे तब एयर, यहाँ पर एक वॉल्व क्रिएट हो गया, वन साइडेड डायरेक्शन है, तब तो एयर इंट्राप्लूरल स्पेस में एंटर कर जाएगी, ठीक है। सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्व रिमेन्स ओपन एंड एयर एंटर्स, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ये वॉल्व शट डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है यहाँ पर ट्रैप हो जाएगी। सो ये क्या होगा, यहाँ पर एयर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, सो दिस इज अ वेरी सीवियर कंडीशन। और यहाँ पर इंट्राप्लूरल प्रेशर, यहाँ पर क्या होता है, 0। यहाँ पर इंट्राप्लूरल प्रेशर टर्न्स पॉजिटिव, क्योंकि बहुत सारी एयर अंदर ट्रैप हो गई है। सो राइट डाउन, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में सबसे पहला पॉइंट, इंट्राप्लूरल प्रेशर दैट टर्न्स पॉजिटिव। दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ कोलैप्स। बताती हूँ कैसे। सो राइट डाउन, व्हाट इज द इंजरी, अ लैसरेटेड फॉर्म ऑफ इंजरी। So air enters during inspiration phase, air enters the pleural cavity during inspiration, but लिख लो, but does not exit during expiration. So air remains trapped, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर होगा। हमने कहा था यहाँ जो प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर ही अपनी साइड खींच रहा था, लेकिन ये तो पॉजिटिव प्रेशर है। पॉजिटिव प्रेशर की वजह से ये तो बिल्कुल भी नहीं खींचेगा, ठीक है। ये तो क्या होता है, 0, चलो थोड़ा बहुत मेंटेन हो रहा था ना, न्यूट्रलाइज हो रहा, यहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा, उल्टी डायरेक्शन में खींचेगा। सो दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ कोलैप्स, दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ कोलैप्स। और इसमें फिर हम करते क्या है, दिस इज अ सीवियर टाइप ऑफ कोलैप्स, ठीक है। इसमें करते क्या है, इसमें फिर हम इंटरकॉस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में पंक्चर करते हैं और एयर को मूव आउट करते हैं। देन एक और क्वेश्चन है, लंग। हमने अभी कहा कि लंग जो है वो अंदर जाना चाहता है और जो चेस्ट वॉल है वो बाहर की साइड जाना चाहती है। तो क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी वॉल्यूम है जिसपे लंग का जो इनवर्ड फोर्स है वो आउटवर्ड फोर्स जो चेस्ट वॉल का है, रिकॉइल फोर्स, वो इक्वल हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड, आई एम अगेन क्लियरिंग द ड्रॉइंग, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग वॉल्यूम ऑफ लंग। सो नाउ आई एम डिस्कसिंग द रेस्टिंग कंडीशन ऑफ लंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेस्टिंग कंडीशन? जहां पर जो इनवर्ड फोर्स है लंग्स पे, इनवर्ड फोर्स जो लंग्स पे रिकॉइल का है, एंड आउटवर्ड फोर्स जो कि चेस्ट वॉल पे है, वो इक्वल हो जाते हैं। सो दिस वॉल्यूम इज नथिंग बट functional residual capacity, which means कब होगा ये, holding of breath at the end of normal expiration. So you can write down at end of normal expiration. So lung volume जब मैं करूंगी कवर, उस टाइम हम ये देखेंगे भी फिर से, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक for today, which is the transmural pressure. उस ट्रांसपल्मिनरी प्रेशर सेकंड था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में एंड में। पहले आते हैं ट्रांसम्यूरल प्रेशर। सो ट्रांसम्यूरल प्रेशर, ओके। सो ट्रांसम्यूरल प्रेशर का मतलब क्या होता है? ट्रांसम्यूरल का मतलब दो प्रेशर्स के बीच का प्रेशर, ठीक है। ट्रांसम्यूरल प्रेशर मतलब दो प्रेशर्स के बीच का प्रेशर। तो अब ये देखते हैं दो प्रेशर्स के बीच का प्रेशर। तो देखो ये कितने टाइप का हो सकता है, हमें पता है जो लंग्स के इनसाइड, एल्वियोलर के इनसाइड प्रेशर है, दैट इज नथिंग बट द इंट्रापल्मिनरी प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे ही दिया, इंट्रापल्मिनरी प्रेशर क्या है, इंट्रापल्मिनरी प्रेशर यहाँ वाला प्रेशर है, ठीक है। यहाँ वाला प्रेशर जो विसरल और पैराइटल प्लूरा के बीच में, दिस इज इंट्राप्लूरल प्रेशर एंड हियर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर है, इंट्रापल्मिनरी प्रेशर है। अब नोटिस करते जाना, जो
ये वाला प्रेशर है, which means the pressure between the alveoli and between the pleura. मतलब इंट्रा alveolar pressure minus इंट्रा pleural pressure, this is transpulmonary pressure. क्यों? क्योंकि ये लंग के अक्रॉस है ना, दिस इज अक्रॉस द लंग. सो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसम्यूरल प्रेशर, ट्रांसम्यूरल मतलब किसी भी दो के बीच में, अक्रॉस अ वॉल इज ट्रांसम्यूरल. म्यूरल मतलब वॉल, अक्रॉस अ वॉल. सो पहला है ट्रांसपल्मोनरी. ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज डिनोटेड बाय ए. ये क्या है? दिस इज ए. दिस इज नथिंग बट इंट्रा पल्मोनरी या इंट्रा alveolar प्रेशर माइनस इंट्रा प्लूरल प्रेशर. दिस इज प्रेशर ए. प्लीज समझो, मैं सब क्लियर करूंगी, जस्ट ट्रस्ट मी एंड गिव मी फ्यू ऑफ योर मिनट्स. ठीक है. दूसरा क्या है? इज इन ट्रांसथोरैसिक. ट्रांसथोरैसिक, थोरैसिक मतलब चेस्ट वॉल, सो अगेंस्ट अक्रॉस द चेस्ट वॉल, विच मीन्स इंट्रा प्लूरल और एटमॉस्फेरिक के बीच में. दिस इज सो pressure number 2, that is transthoracic pressure. Transthoracic pressure, which is denoted by B, and B is nothing but the, yes, intrapleural pressure minus the atmospheric pressure. Then third, अब third पे, थर्ड क्या रह गया हमारे पास? विच इज ट्रांसरेस्पिटोरी प्रेशर. ट्रांसरेस्पिटोरी प्रेशर इज इंट्रा alveolar प्रेशर माइनस द चेस्ट वॉल प्रेशर या फिर सीधा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस, सो थर्ड इज ट्रांसरेस्पिटोरी, रेस्पिरेटरी, yes, which is denoted by letter C, which is nothing but intra-alveolar pressure minus atmospheric pressure. ठीक है. अब हम नेट कंसिडर करते हैं. हम वी अज्यूम दैट जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर वो हम जीरो लेके चलते हैं. जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, इट इज अ रिलेटिव वैल्यू. सो यहाँ पर हम आते हैं इंट्रा पल्मोनरी माइनस एटमॉस्फेरिक. एटमॉस्फेरिक इज जीरो, अगेन इट्स अ रिलेटिव प्रेशर, सो इट इज नथिंग बट इंट्रा प्लूरल प्रेशर. ठीक है. जहां पर इंट्रा प्लूरल सिर्फ होगा उसे हम ट्रांसथोरैसिक के इक्वेट कर सकते हैं. ट्रांसरेस्पिटोरी सिर्फ अगर हम अंदर का देखें, सो इट्स अगेन इक्वल टू इंट्रा एल्वेओलर प्रेशर इज ट्रांसरेस्पिटोरी. ट्रांसपल्मोनरी अगर हम दोनों को कंसिडर करें, इतना क्लियर हो गया, दोनों को कंसिडर करें. अब ग्राफ हमने देखना है. देखो, अगर हम सिर्फ लंग को देखें, अगर हम देखो लंग, ये हमारा लंग है और ये हमारा है चेस्ट वॉल. अब ये इस डायग्राम को और इस डायग्राम को कंपेयर मत करना. ये मैंने बताया अंदर वाला लंग है, बाहर वाला चेस्ट वॉल है. तो अब हमने लंग और चेस्ट वॉल दोनों को साथ देखना है. तो हमने कहा था रेस्टिंग वॉल्यूम में, ठीक है, दोनों को देखना, मतलब ये दोनों प्रेशर सप्लाई हो रहे हैं ना. तो हम रेड कलर चूज कर लेते हैं. रेस्टिंग कंडीशन में मैंने क्या कहा था? okay, this graph I'm making, and the y-axis for this graph, this represents the volume, and the x-axis this represents the pressure. तो अगर ये वॉल्यूम और प्रेशर के बीच का ग्राफ है, देन डेफिनेटली दिस ग्राफ इज नथिंग बट दी कंप्लायंस कर्व. कंप्लायंस कर्व. अब इस कर्व को पढ़ते हैं बहुत इजीली. वॉल्यूम हमने कौन सा देखना है पहले? लंग विद चेस्ट वॉल. फर्स्ट केस इज लंग विद चेस्ट वॉल. केस 1 इज लंग प्लस चेस्ट वॉल. और ये कौन सा केस है? केस नंबर 1 where we are discussing transpulmonary pressure. हमने पिछले अभी देखा रिसेंटली कि रेस्टिंग स्टेट में जब इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स इक्वल हो तब कौन सा वॉल्यूम होता है? फंक्शनल रिसाइडल वॉल्यूम. और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ग्राफ कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, सिग्मॉइड. थोड़ा लग रहा है उल्टा पुल्टा बन गया. लेट अस रीड्रॉ. ऐसे जाएगा. एंड दिस इज द रेस्टिंग, जहां पर प्रेशर जीरो है और वॉल्यूम. सो दिस वॉल्यूम इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. एंड दिस इज द ग्राफ फॉर लंग प्लस चेस्ट वॉल. ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूं? आई एम रिमूविंग द चेस्ट वॉल. तो मेरे पास क्या है? सिर्फ लंग है, सिर्फ लंग है. सो आई एम मेकिंग लंग ओनली. तो यहां पर सिर्फ लंग है. तो बताया मैंने कि इंट्राप्लूरल प्रेशर का फंक्शन क्या? वो एल्वेलाई को खींच के रखता है ना. और वो एल्वेलाई को खींच के रखेगा, मतलब चेस्ट वॉल जरूरी है.
लंग की ओपनिंग के लिए, और चेस्ट वॉल नहीं होगी तो क्या होगा, देयर वुड बी कोलैप्स ऑफ लंग, देयर वुड बी लंग कोलैप्स, और जो लंग कोलैप्स होगा तो कौन सी वॉल्यूम पे जाके स्टॉप होगा, सो दैट वॉल्यूम वुड बी दी मैंने बताया था 500 ml विच इज नथिंग बट 10% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। सो ये है 10% of total lung capacity. At this point there would be the collapse of lung, and this graph goes on like this. थोड़ा अगेन वो हो गया, बट गाइज ये मेरे पेन की वजह से है, डिजिटल प्रॉब्लम है, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस थोड़ा वे भी हो गया, बाकी तो ठीक ही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ लंग ओनली, दिस इज द ग्राफ ऑफ लंग ओनली। चेस्ट वॉल नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड में कंक्लूड फिर से करेंगे, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस में जहां चेस्ट वॉल है, सिर्फ चेस्ट वॉल है, सिर्फ चेस्ट वॉल है, तो अगेन वी नो चेस्ट वॉल बाहर भागने की कोशिश करेगी, तो इस बारी क्या होगा, चेस्ट वॉल्यूम ज्यादा होगी, है ना, चेस्ट वॉल्यूम रेस्टिंग स्टेट में ज्यादा होगी। दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट वॉल। सो रेजिडुअल वॉल्यूम इसके थ्रू पास करेगी। दिस इज द केस ऑफ चेस्ट वॉल ओनली। अब मेरा पॉइंट क्या है ये करवाने का, क्योंकि ये क्वेश्चन दे देते हैं और फिर पूछते हैं आइडेंटिफाई द ग्राफ, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ग्राफ। ग्राफ नंबर 1 लंग एंड चेस्ट वॉल पे हमने यहाँ वाले पॉइंट्स देखने, यहाँ वाले पॉइंट्स, ठीक है। ये केस ए है, केस ए क्या था, लंग एंड चेस्ट वॉल। तो रेस्ट पे जीरो प्रेशर पे अगर एफआरसी वॉल्यूम है, देन दैट वुड बी द ग्राफ ऑफ लंग एंड चेस्ट वॉल। अगर वॉल्यूम इज 10% ऑफ टीएलसी, 10% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, जीरो प्रेशर पे, तो वो किसका ग्राफ है, दैट इज द ग्राफ ऑफ लंग ओनली। और अगर इट इज 70% ऑफ टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, देन दैट ग्राफ is of chest wall only. This was my point, and all three graphs together, these are called as the compliance curves. ठीक है, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। नाउ वी कम ऑन टू द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, और सबसे इंपॉर्टेंट वो देखते हैं हम कि रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या क्या है। सो प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन में वी विल टॉक अबाउट द इंस्पिरेशन, वी विल टॉक अबाउट इंस्पिरेशन। सो इंस्पिरेशन में क्या होगा, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती है सबसे पहले तो, सो इट इज एन एक्टिव प्रोसेस, डायफ्राम इज द मेन मसल, 75% वर्क डन ये करती है, एंड देन वी आर हैविंग द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स विच इज गोइंग टू कैरी आउट द 25% ऑफ द वर्क। होता क्या है, सो सबसे पहले सुनो मेरे को, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एज वेल एज इंटरकॉस्टल मसल्स। सो डायफ्राम पिस्टन हैंडल मूवमेंट करेगा नीचे की साइड, ये लॉन्गिट्यूडनली चेस्ट की डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से लेंथ वाइज ऐसे वॉल्यूम बढ़ेगी। दिस इज कॉल्ड द पिस्टन हैंडल मूवमेंट, ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स है वो ऊपर की साइड पे रिब्स को मूव करेंगी, जिसकी वजह से दिस इज द बकेट हैंडल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, बकेट हैंडल सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, ठीक है। इसको और इजी करते हैं, समझाती हूँ, ऑल्दो ये मेरा टॉपिक अभी मैं कवर कर नहीं रही थी, बट नाउ लेट अस जल्दी से आपको समझाती हूँ। 3 टाइप की मूवमेंट्स होती हैं। सो लेट अस ड्रॉ अ बकेट, यहां पर देखो प्लीज, ओके मैं इंफीरियर बना लूं, एस्पेक्ट ये इंफीरियर। तो ये बकेट है, अब यहां देखो ये बकेट का हैंडल है, ये बकेट का हैंडल है, ठीक है। बकेट का हैंडल कैसे ऊपर नीचे होता है, ये नीचे ऐसे आएगा और ऐसे ही ऊपर होगा, है ना। सो ये हमारी रिब्स हैं, बिल्कुल रिब्स हैं, देखो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल ऊपर ले जाएंगे इसे। सो द वर्क विच इज डन बाय एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। अभी अगर देखो ये वाला जो है, ये हैंडल है बकेट की, अगर ऐसे हो जाए, बकेट के हैंडल अगर ऐसे हो जाए, ऊपर आ जाए, सो दिस इज इंक्रीजिंग द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द रिब केज। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ रिब केज इंक्रीज करेगा। दिस सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द बकेट हैंडल मूवमेंट ऑफ रिब केज। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम ऐसे है,
डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जाएगा. सो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है देन देयर इज इंक्रीज इन द vertical diameter, so that is called as the piston handle sort of movement. Piston handle, आपने piston देखी होगी तो आप समझ जाओगे, ऐसी होती है piston, नीचे ड्रम, ऐसे ऊपर नीचे. So this is piston handle movement because of diaphragm. और तीसरी रहेगी कौन सी, that is piston handle, bucket handle, और एक होती है मैं कुछ शिट नाम भूल गया, सॉरी, रियली सॉरी, एक ऐसे हैंड पंप मूवमेंट जो भी होती है वो स्टर्नम के आगे पीछे होने से होती है, ठीक है, एंड दैट इंक्रीजेस द डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियरली. सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट. आई होप ये क्लियर हो गया है. स्टर्नम ऊपर नीचे मूव होगा तो जैसे वो होता है ना वाटर पंप हैंडल मूवमेंट, यस दैट इज पंप हैंडल मूवमेंट. सो उससे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है. ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होएगा किससे, दैट इज दी बकेट हैंडल मूवमेंट. और क्या बचा, पिस्टन मूवमेंट हमने डायफ्राम पे देख लिया. वर्टिकल डायमीटर फटाफट आते हैं, द वीडियो इज गोइंग इंक्रीजिंग इन टाइम ड्यूरेशन, सो लंबी हो रही है. इंस्पिरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल. इनडायरेक्टली ओवरऑल क्या हो रहा है, जो पूरी लंग कैविटी है वो पूरा एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इंट्राप्लूरल वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो रही है, ठीक है. इंट्राप्लूरल वॉल्यूम एक्सपैंड हो रही है, इसका मतलब क्या है, अब ज्यादा इंटर प्लूरल प्रेशर नेगेटिव और नेगेटिव होगा. याद रखना इंस्पिरेशन के साथ और नेगेटिव होगा, ठीक है. और फिर मैं लिखती जाती हूँ साथ साथ. इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर इज द एक्सपेंशन ऑफ इंट्राप्लूरल कैविटी, जिसकी वजह से intrapleural pressure becomes more negative. And write down at the end of inspiration this is as much as 6 millimeters of mercury, ठीक है. और स्टार्ट में कितना होता है, -2.5, वो भी देखेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर इससे होगा क्या, जितना ज्यादा नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर उतना ज्यादा स्ट्रेच ऑन alveoli, there is more expansion of alveoli, there would be more expansion of alveoli, जिसकी वजह से इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो है कम हो जाएगा. दैट बिकम्स नेगेटिव. नेगेटिव कितना, -1 हो जाता है, -1 हो जाता है एज कंपेयर्ड रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है. दैट वुड रिजल्ट इन एंट्री ऑफ एयर. क्यों, क्योंकि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर विच इज एटमॉस्फेरिक एयर टू लो प्रेशर जो कि -1 हो गया है, एंड दैट विल रिजल्ट इन एंड ऑफ इंस्पिरेशन. प्लीज एक बार रिवाइज करती हूँ क्योंकि थोड़ा अनटाइडी सा हो गया. कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एक्सपेंशन ऑफ इंट्राप्लूरल कैविटी विच विल मेक द इंट्राप्लूरल प्रेशर मोर नेगेटिव. कितना नेगेटिव, एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन -6 millimeters ऑफ मर्क्यूरी, जिसकी वजह से फोर्स ऑन एल्वियोलाई इंक्रीज, एक्सपेंशन ऑफ एल्वियोलाई, जिसकी वजह से जो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा. एल्वियोलाई बड़े होंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर will move from outside to inside. That would result in end of inspiration. So expiration का भी साथ साथ there would be the relaxation of diaphragm and external intercostal. Normally expiration is a passive process which will cause again there would be decrease in the intrapleural cavity, जिससे जो intrapleural pressure है वो -6 नहीं रहेगा, rather वो कितना हो जाएगा, -2.5, और that would result in the compression of the alveoli which will increase intra-alveolar pressure to +1, exit of air and end of expiration. अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है. तो उससे क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. सो मैं 3 वर्टिकल बार्स बना रही हूँ. So this denotes inspiration, this denotes inspiration, ये है इंस्पिरेशन, दिस डिनोट्स एक्सपिरेशन, ठीक है. पहले हम देखते हैं इंट्राएल्वियोलर प्रेशर को क्या होता है. इंट्राएल्वियोलर प्रेशर स्टार्ट में क्या होता है, 0, ठीक है. हम रिलेटिव ही देख रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिलेटिव देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है. स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन पे 0 जैसे बाहर का है वैसे इंट्रा, पहले मैं देख रही हूँ, फर्स्ट इज इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर 0. जैसे जैसे इंस्पिरेशन हुई इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर नेगेटिव होगा, और कितना नेगेटिव होगा, -1,
ठीक है, बाहर 0 अंदर -1, बाहर जो भी हो 760 तो अंदर 759 ऐसे, ठीक है, एक कम, और फिर एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन वापस आ जाएगा 0 पे। फिर एक्सपिरेशन में क्योंकि कंप्रेस करना है, बाहर भेजनी है, इसलिए इस बार +1 और फिर 0, सो ये +1। सो ये समझ आ गया इंट्रा एल्वुलर प्रेशर। अब आते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर की वेरिएशन क्या होगी। सो सेकंड वी आर सीइंग इंट्रा प्लूरल प्रेशर। सो अगेन, so intrapleural pressure, start of inspiration is -2.5 millimeters of mercury. With inspiration हमने देखा it becomes more and more and more negative, more and more and more negative। ये वाला ग्राफ है, कहाँ तक, -6 millimeters of mercury। मैं कलर चेंज करती हूँ because it becomes difficult then। ये वाला ग्राफ फॉलो हो रहा है, ये वाली लाइन, और फिर एक्सपिरेशन में it becomes less and less नेगेटिव, ठीक है, इट बिकम्स लेस एंड लेस नेगेटिव और वापस -2.5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी पे आके रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्राप्लूरल प्रेशर। अब इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव हो सकता है, एक तो हमने टेंशन न्यूमोथोरैक्स का केस देख लिया, उसके अलावा कब पॉजिटिव होगा, सो इट कैन बी पॉजिटिव एंड एज मच एज +80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक, +100 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी तक पहुंच सकता है। कौन से केस में, इन केस ऑफ वाल्सावास मैन्यूवर, ठीक है। और ये होता क्या है, सो इट इज, हमने देखा एक्सपिरेशन में पॉजिटिव की साइड जा रहा है, सो इट इज फोर्स्ड एक्सपिरेशन अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस। प्लीज लिख लो, फोर्स्ड एक्सपिरेशन अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस। नेगेटिव हो सकता है बहुत ज्यादा, कितना, -80 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के अराउंड। और कौन सा केस होगा, दैट वुड बी द मूलर्स मैन्यूवर। और इसमें क्या है, हमने देखा इंस्पिरेशन में नेगेटिव जा रहा है, सो इट इज क्लोज्ड, इट इज फोर्स्ड इंस्पिरेशन अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस, इट इज फोर्स्ड इंस्पिरेशन एट द अगेंस्ट अ क्लोज्ड ग्लॉटिस। सो दिस वाज माय वीडियो। इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो विच इज अनदर कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी। सो गाइज, इफ यू लाइक माय वर्क, इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, देन प्लीज शेयर अमंगस्ट योर क्लासमेट्स and please like this video and also subscribe to my channel, and thank you.